देश हित में सबसे पहले आज हम सभी के लिए सोचने का वक्त कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से लेकर 2021 में राकेश पंडित की हत्या तक कश्मीर में बदला क्या है। जिस तरह 1990 में कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की गई, उसी तरह कश्मीर में अब भी लगातार हिंदुओं की और बीजेपी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। कल कश्मीर के त्राल में बीजेपी के पार्षद राकेश पंडित की हत्या कर दी गई। उन्हें सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे, लेकिन शायद किसी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया और बिना सुरक्षा कर्मियों के त्राल में बुला लिया गया। राकेश पंडित की हत्या से पहले श्रीनगर में एक ढाबा चलाने वाले हिंदू व्यापारी की हत्या हो गई। डोमिसाइल मिलने पर श्रीनगर में घर और दुकान खरीदने वाले एक सिख ज्वेलर की हत्या कर दी गई और इससे पहले बीजेपी से जुड़े कई हिंदू और मुस्लिम नेताओं की हत्या भी हो चुकी है। यानी कश्मीर घाटी में लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कश्मीर में ना तो गैर मुस्लिम रह सकते हैं, ना बीजेपी का समर्थन करने वाले रह सकते हैं। और राकेश पंडित हिंदू भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे और बीजेपी के पार्षद भी थे। इसीलिए आतंकवादियों और आतंकवादी सोच वालों ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिसके परिवार को 1990 में भगा दिया गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो वापस लौट आया त्राल और बीजेपी का पार्षद बन गया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सोचिए, राकेश पंडित की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कैसे पता चला कि वो श्रीनगर में अपने सुरक्षा कर्मियों के बिना उन्हें छोड़कर त्राल आ रहे हैं और उनके त्राल पहुंचने का वक्त क्या होने वाला है। त्राल में राकेश पंडित कहां रुकने वाले हैं, त्राल में आतंकवादियों की मदद करने वाले भी क्या कोई लोग मौजूद थे जो कश्मीर में हिंदुओं की वापसी से बौखलाए हुए हैं। और यह बौखलाहट 19 जनवरी 1990 आतंकी मानसिकता वाले लोगों ने खुलकर दिखाई। श्रीनगर में लाखों लोगों का जुलूस निकाला गया था, नारे लगे थे, हम क्या चाहते हैं, आजादी। कश्मीरी पंडितों भाग जाओ, औरतों को छोड़ जाओ। मुस्लिमों की इबादत गाह कश्मीर की मस्जिदों से काफिर यानी कि गैर मुस्लिमों की हत्या के फरमान दिए जा रहे थे। पूरे कश्मीर में एक ही नारा गूंज रहा था, गालिब गालिब या चालिब, यानी कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। कश्मीर को पंडित चुपते हैं। कश्मीर में हिंदू हत्याएं कब तक? जरा सोचिए, क्या जुर्म था राकेश पंडिता का? वो बीजेपी के नेता थे, इसलिए उन्हें मारा गया, या फिर कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उनकी हत्या से 1990 के हिंदू नरसंहार की याद दिलाने की कोशिश हुई। बुधवार को आतंकवादियों के शिकार हुए राकेश पंडिता त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष थे। परिवार के मुताबिक उनके नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने से कई स्थानीय लोग भी नाराज थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो श्रीनगर में अपने सुरक्षा कर्मी छोड़कर त्राल क्यों गए? उनकी शहादत की खबर आपको कब मिली, कैसे मिली? रात को 12 बजे नेट पे। पुलिस ने नहीं इन्फॉर्म किया आपको? नहीं, एक फोन आया था, मुझे तब पता नहीं था क्या हो रहा है, तो फिर जो फोन कटा तो उनने नेट पे देखा, उन्होंने बोला आप न्यूज़ नहीं देखी? मैंने कहा नहीं, फिर मैं न्यूज़ चेक की तो पता चला। आपके पापा के को जो हत्यारे हैं जिन्होंने उनका मर्डर किया इस तरीके से, क्या चाहते हो उनके लिए, किस किस्म की सजा? पहले जिन्होंने मर्डर किया उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि कौन के पीछे थे और सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की हत्या उस वक्त हुई जब वो त्राल में ही अपने दोस्त मुश्ताक अहमद के घर पर थे। राकेश के अलावा आतंकियों की गोलियों की शिकार मुश्ताक की बेटी आसिफा भी हुई। राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी अभी किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है।
कत्ल हो जाए, इस तरह से कि एक मतलब घर में आके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक कत्ल हो जाए, एक मारा जाए किसी को जो वहाँ का इलेक्टेड काउंसिलर है, तो उसके लिए तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए। लेकिन परिवार का सवाल है कि आतंकवादियों को कैसे ये जानकारी मिली कि वो सुरक्षा कर्मियों के बिना त्राल गए हैं। परिवार के मुताबिक राकेश पंडिता त्राल में कई लोगों की आंखों में चुभ रहे थे। पुलवामा में उन्हें सिर्फ इसलिए नापसंद किया जाता था क्योंकि वो एक हिंदू थे। कई लोग इस बात से परेशान थे कि कश्मीर से भगाया गया एक कश्मीरी पंडित कैसे त्राल लौटा और चुनाव लड़कर पार्षद बन गया। सारी कश्मीरी हिंदुओं की सिलेक्टिव किलिंग्स इसी की तरह हुई है और उनके घर के बाहर इसी तरह हुई है, चाहे वो अजय पंडिता की किलिंग हो। कश्मीरी हिंदू होना कश्मीर में पाप है, कश्मीर में हिंदुस्तानी होना कश्मीर में पाप है। अगर मुझसे ये बीजेपी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि आप नासिर का नाम क्यों ले रहे हैं, आप सलीम का नाम क्यों नहीं ले रहे, आप इसका नाम क्यों नहीं ले रहे, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा उनका क्योंकि 1990 में जिस तरीके से हमारी हत्याएं हुई, हमारा जेनोसाइड हुआ, आज तक जिस तरह से हमारी हत्याएं हो रही है, हमारे साथ ये आवाजें नहीं उठी। ये महबूबा मुफ्ती, उनके पिताजी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये हमारे जेनोसाइड के रिस्पॉन्सिबल हैं। राकेश पंडिता का परिवार 1990 के हिंदुओं से बर्बरता के दौर में कश्मीर छोड़कर जम्मू रहने के लिए आ गया था। कश्मीर में हिंदू नरसंहार के 30 साल बाद राकेश पंडिता त्राल में अपने घर लौटे थे और चुनाव लड़कर पार्षद बने थे और तभी से वो कई लोगों की आंखों में चुभ रहे थे। इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर इन कायर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। राकेश पंडिता से पहले फरवरी में श्रीनगर में कृष्णा ढाबा चलाने वाले आकाश की हत्या हुई। जनवरी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने पर घर खरीदने वाले सतपाल निश्चल की हत्या हुई और दर्जनों उन लोगों की हत्या हुई जो बीजेपी से संबंध रखते थे या उनकी पहचान हिंदू थी। यह आतंकवादियों और उनकी जैसी सोच रखने वाले लोगों का संदेश है कि 1990 का दौर ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस घटना के बाद आपके लिए जानना भी जरूरी है कि कश्मीर में नेताओं की हत्या कब तक चलती रहेगी और कब कब हुई। 8 जुलाई 2020 को याद कीजिए, बांदीपुरा में बीजेपी के नेता वसीम बारी की हत्या कर दी गई। वसीम के भाई और पिता की भी हत्या कर दी गई। 4 अगस्त 2020 अखरान में बीजेपी के पंचायत सदस्य आरिफ अहमद की हत्या कर दी जाती है। फिर 5 अगस्त 2020 को काजीगंज में बीजेपी के नेता और सरपंच सज्जाद खांडे की हत्या हो जाती है। 9 अगस्त 2020 को बड़गाम में अब्दुल हामिद की आतंकियों ने हत्या कर दी। 29 अक्टूबर 2020 कुलगाम में फिदा हुसैन यातो, उमर राशिद बेग और उमर रमजान की हत्या कर दी जाती है। एक और बात यहां पर आपको बताते हैं, राष्ट्रवादियों पर हमले कश्मीर में ही नहीं हो रहे हैं। आजकल बंगाल देश का नया कश्मीर बन रहा है। हम आपको थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखा रहे थे। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की हावड़ा के जगत बल्लभपुर थाने में पोल गुश्तिया ग्राम में वैक्सीन को लेकर हिंसा हो गई। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि वो लोग गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह पता लगाने गए थे क्योंकि वहां सबको वैक्सीन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तभी आरोप है कि तृणमूल के गुंडों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यहां तक कि हवा में पिस्तौल लहराकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछा किया गया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बमबाजी की। यह तस्वीर आप देखिए, पिस्टल इन तस्वीरों में नजर आती है। टीएमसी के समर्थकों पर हमले का आरोप है। बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर बमबाजी हो रही है। बीजेपी वालों पर पिस्तौल तान दी गई। ये पता लगाने गए थे कि यहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं। हावड़ा की यह घटना है, पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर। और अब आपको आज की एक सरप्राइज के बारे में बताते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिया। दरअसल सीबीएसई के छात्रों की वर्चुअल मीट चल रही थी जिसमें देश भर से सीबीएसई के छात्र और पेरेंट्स शामिल थे और एग्जाम्स रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी।
और तभी उस वर्चुअल मीटिंग में अचानक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। बच्चों को ना तो इसकी उम्मीद थी, ना माता पिता को इस बात पर भरोसा था कि टीचर्स के साथ हो रही मीट में अचानक प्रधानमंत्री शामिल हो जाएंगे। इसलिए जब अचानक बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को सामने देखा तो क्या हुआ, आप भी देखिए। सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? आप बताइए सर। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? यस सर। अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? टेंशन गया? मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? जी सर। तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। बहुत होता है सर। मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो, तो फिर आप टेंशन क्यों पालते थे? सर हम रोज प्रिपरेशन करते हैं तब टेंशन का बात ही नहीं होती सर। कब टेंशन होता है? सर टेंशन कब होता है जब अगर कुछ नहीं लगा सर। और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। लेकिन आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? शर्मा, पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। अच्छा, अभी आप एग्जाम से फ्री हो गए तब मन में क्या आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा? कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा? क्या लगेगा? बड़ी खबर इस वक्त भगोड़े मेहुल चौकसी के केस को लेकर सामने आ रही है। डोमिनिका की अदालत में आज उसके मामले की सुनवाई हो रही थी, फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अगली सुनवाई को लेकर अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर जो सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। डोमिनिका की अदालत में यह सुनवाई चल रही थी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी कि आज फैसला क्या होता है। क्या मेहुल चौकसी को एंटीगा भेजा जाता है या फिर सीधे भारत को प्रत्यर्पण किया जाता है? बहुत ही अहम मामला, आज दूसरा दिन था इस केस का, इसमें सुनवाई हो रही थी। और अब खबर आ रही है कि 1 जुलाई अगली तारीख हो सकती है। 1 जुलाई अगली तारीख अभी हो सकती है, यह तय नहीं है। संभव है कि 1 जुलाई को अब इस मामले को सुना जाए, इसकी सुनवाई हो। डोमिनिका में पकड़ा गया था मेहुल चौकसी को। एंटीगा की उसने नागरिकता ले ली थी 2018 में। भारत से वो फरार है। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ का घोटाला करने के बाद भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगा और फिर डोमिनिका में पकड़ा गया। वहां पर अदालत में सुनवाई हो रही है। यहां अदालत को तय करना था कि उसे एंटीगा भेजा जाएगा या फिर सीधे भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है। भारत की ओर से एक टीम वहां पर गई हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेहुल चौकसी को सीधे भारत प्रत्यर्पण कर दिया जाए, जिसके लिए 2 अहम सबूत भी लेकर टीम यहां पर पहुंची है। इंटरपोल की तरफ से जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस और भारत की अदालत में उसके खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। और एक और बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है कि अभी मेहुल चौकसी को डोमिनिका छोड़ने की इजाजत नहीं है।
अभी डोमिनिका में ही रहना होगा मेहुल चौकसी को। भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ का घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, जो इस वक्त डोमिनिका में है, डोमिनिका छोड़ नहीं सकता है। अभी डोमिनिका में ही रहना होगा। अभी सुनवाई टल गई है, अगली सुनवाई तक डोमिनिका में रहना होगा। 1 जुलाई अगली तारीख संभव। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचाया, लेकिन मौत के आंकड़ों को लेकर आज एक नया कोहराम मच गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कोरोना से दिल्ली में मौतें ज्यादा हुई और केजरीवाल सरकार ने उन्हें छुपाया है। इन आरोपों का आधार क्या है? आधार यह है कि दिल्ली के 3 नगर निगमों ने जो आंकड़े जारी किए, अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली के नगर निगमों ने 35,478 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि 13,201 मौतें हुई। अब मौतों के बीच में ये जो 24,000 का फर्क है, ये सियासी फसाद की वजह बन गया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। कहा है श्वेत पत्र जारी किया जाए। एक नई टर्मिनोलॉजी रखी है, डेथ ऑडिट की। बीजेपी कहती है दिल्ली में कोविड से हुई मौतों का डेथ ऑडिट होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली ने जो देखा, वो तस्वीरें दहशत की भी रूह कंपा सकती है। टेस्टिंग, बेड, ऑक्सीजन और आईसीयू से कहानी शमशान घाटों तक पहुंची और वहां महाविनाश के नजारे थे। तब रोज इतने शव शमशान घाटों में पहुंच रहे थे कि शायद सरकार गिनती भूलने लगी, लेकिन कोई था जिनके रजिस्टर में एक एक मौत दर्ज हो रही थी। और अब जब उसी रजिस्टर में दर्ज मौतों के आंकड़े सामने आए तो सरकार की गड़बड़ गिनती पर सवाल खड़े हो गए। जो ऑफिशियल कोविड फिगर्स 2 महीने के रहे हैं, वो कुल मिलाकर के 13,201 रहे हैं, और जो डिफरेंस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए हुए आंकड़ों का और ऑफिशियल फिगर्स का, वो होता है 21,549। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई हैं दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। दिल्ली सरकार पर बद इंतजामी और नाकामी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने एक और आंकड़ा दिया है। देश भर में कोविड से होने वाली मौत की दर यानी CFR 1.3% थी, जबकि दिल्ली में मृत्यु दर 2.9% यानी देश में सबसे ज्यादा थी। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने एक मांग रखी है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट भी किया जाए। आपको याद होगा किस प्रकार से ऑक्सीजन ऑडिट की मांग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। दिल्ली की सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ दिया था कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते। आज दिल्ली में इस प्रकार का एक, मैं कहूंगा, डिस्क्रिपेंसी हुआ है। जो संख्या दिया गया है और जो वास्तविक संख्या है, एक डेथ ऑडिट के लिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं। दिल्ली की सरकार इस पे सफाई दे। बीजेपी के आरोपों का आधार दिल्ली के 3 नगर निगमों से जारी आंकड़े हैं, जिसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अप्रैल में 3,351 और मई में 10,209 मौतों का आंकड़ा दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अप्रैल में 5,147 और मई में 10,918 मौतों का आंकड़ा दिया, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अप्रैल में 1,725 और मई में 4,128 मौतों के आंकड़े दिए। इन सभी को जोड़ दे तो अप्रैल और मई महीने में दिल्ली में 35,478 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने इस दौरान 13,201 मौतों का आंकड़ा पेश किया है। 35,000 जो मृत्यु हुई हैं, इसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों है। लेकिन अगर कोविड की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी ये बात है कि इतने लोगों का हमने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है 3 निगमों ने, तो उसके अंदर दोनों उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोविड की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर 1 अप्रैल से 17 मई तक की बात करें तो मेरे पास
500 से ज़्यादा लोगों का हमने संस्कार किया था और उसके बाद के आंकड़े अलग है। इसका मतलब 20,000 से ज़्यादा वो लोग हैं जिनका कोविड से मृत्यु हुई है। बाकी लोग जो है वो नॉन कोविड है। नॉन कोविड में सस्पेक्टेड भी है, जो लोग घर में बीमार थे और उनका संस्कार हुआ, तो संस्कार तो सबका करना पड़ेगा। इसका अर्थ है दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। हो सकता है कि सारी मौतें कोविड से नहीं हुई हो, लेकिन शमशान घाट के कर्मचारी तो दाह संस्कार के चश्मदीद हैं। उनकी सुनिए। सर हम कम से कम सर कभी कभी हम 24 घंटे करते थे, 18 घंटे हमने ड्यूटी करी है। रात के हम सर हमने रात को हम 1 डेढ़ 2 बजे हम घर गए हैं और सवेरे सर हम 8:30 बजे यहाँ 9 बजे तक हम आते थे। कि जो इस टाइम इतनी महामारी थी कि इस टाइम पब्लिक इतनी परेशान थी, अगर हम लोग टाइम से नहीं आएंगे तो सर कौन आएगा। पहले तो नॉर्मल थी, जब उतनी भीड़ नहीं थी। जब कोविड की बीमारी हो गई तो जब से पहली बीमारी में उतनी दिक्कत नहीं थी, बाकी दूसरी बीमारी में हम लोग को इतनी परेशानी होती थी। दिक्कत खाना खाने के लिए, सोने बैठने के लिए रात को 1 बजे 2 बजे जाते थे। अगर उस समय में जाए तो दोपहर 1 बजते यहाँ पे बॉर्डों की लाइन लग जाती थी। एक दिन में यहाँ पे 250 क्रिमिनेशन हुए हैं। अप्रैल माह में टोटल 4082 यहाँ पे क्रिमिनेशन हुए हैं, जिसमें से अप्रैल में 700 के लगभग CNG से और बाकी लकड़ी में संस्कार हुआ है। तो बीजेपी ने सवाल पूछा केजरीवाल सरकार से कि दिल्ली में कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है। इसका जवाब तो नहीं मिला। केजरीवाल सरकार ने भी एक सवाल पूछ दिया। क्या यह हकीकत है कि जिस समय ये कोविड का सेकेंड वेव दिल्ली में अपने चरम पर था, जानबूझकर और दिल्ली में आपके सरकार के साख को बचाने के लिए आपने टेस्टिंग को कम कर दिया, आपने टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया? क्या यह हकीकत है? देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। 2015 और 2019 के बीच क्यों एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया? देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी? और देश हित में अब बात इजराइल की। इजराइल की सत्ता में 12 साल बाद बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह अब इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। नेतन्याहू 12 सालों तक वहां के प्रधानमंत्री रहे और अब उनके खिलाफ 8 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और मिलकर इजराइल में सरकार बनाने जा रहे हैं। इजराइल की संसद में कुल सांसदों की संख्या है 120, लेकिन प्रधानमंत्री पद का एक ऐसे नेता को मिलने जा रहा है जिसकी पार्टी के सिर्फ 6 सांसद हैं। नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों विचारधाराओं वाली पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया। सबसे बड़ी बात, जो शख्स कभी नेतन्याहू का हाथ पकड़कर राजनीति में आया था, अब वही नेतन्याहू की जगह इजराइल का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। 12 साल बाद इजराइल की सत्ता से दूर होंगे नेतन्याहू। नेतन्याहू के खिलाफ राइट, लेफ्ट और सेंटर साथ आए। छह सांसदों वाला नेता इजराइल का नया पीएम। इजराइल में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। इजराइल की सत्ता से 12 सालों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई होने जा रही है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए इजराइल के विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल में नेतन्याहू को अब सत्ता से हटना होगा। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू के बाद इजराइल की कमान किसके पास जा रही है? ये है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट ही इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बेनेट दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता हैं और उनके पास कुल सांसद हैं सिर्फ 6। 120 सांसदों वाली इजराइल की संसद में 6 सांसदों की पार्टी वाले नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे कार्यकाल तक बेनेट प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होगा, क्योंकि 2 साल के बाद बेनेट अपना पद अपने गठबंधन के सहयोगी येर लेपिड को सौंप देंगे।
2023 में येश एटेड पार्टी के नेता येर लेपिड बेनेट की जगह प्रधानमंत्री बनेंगे। येर लेपिड सेंटर विचारधारा के हैं, यानी कार्यकाल के आधे वक्त में बेनेट पीएम होंगे, बाकी बचे आधे साल में येर लेपिड प्रधानमंत्री होंगे। आखिर इजरायल में ऐसा क्या हुआ कि इजरायल के 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री होंगे? दरअसल इजरायल में बीते 2 सालों से राजनीतिक अस्थिरता थी। 2019 से अब तक इजरायल में 4 बार आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सभी चुनावों में मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसी साल मार्च में हुए चौथे आम चुनाव में जब नेतन्याहू को बहुमत नहीं मिल सका, तो वहां की विपक्षी पार्टियों को सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। उन्हें बुधवार 2 जून की आधी रात तक गठबंधन बनाना था। डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही देर पहले विपक्षी नेताओं ने गठबंधन बनाने का ऐलान किया। इजरायल में नेतन्याहू को पीएम बनने से रोकने के लिए 8 दलों ने आपस में गठबंधन किया है। इस गठबंधन में लेफ्ट, राइट और दक्षिणपंथी तीनों विचारधारा की पार्टियां शामिल हैं। इजरायल की मौजूदा राजनीतिक मोड़ में सबसे बड़ी बात यह है कि नए गठबंधन में इजरायल में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राम पार्टी भी शामिल है। इजरायली मीडिया में इस समझौते पर दस्तखत करते विपक्षी नेताओं की एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसमें येर लेपिड, नेफ्ताली बेनेट और राम पार्टी के मंसूर अब्बास दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ही मल्टीपल पार्टीज हैं, अलग अलग लेफ्ट की, राइट की, अरब्स की भी पार्टी है, इनफैक्ट उनके भी 4 सीट्स हैं, और जो अरब्स जो इजराइल में रहते हैं। और बाय द वे नई सरकार बनेगी, इसमें ये लोग इस नई सरकार को सपोर्ट करेंगे, जबकि ये सरकार कहेगी कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते। ओके, तो बड़ी अजीब और गरीब पॉलिटिक्स है इजराइल के अंदर, कि इजराइल की सारी पॉलिटिक्स ज्यादा राइट की तरफ मूव कर गई। ओके, नेतन्याहू एक जमाने में सबसे ज्यादा राइट वाले नेता होते थे, पर अब नेतन्याहू से भी ज्यादा राइट वाली पार्टीज आ गई हैं, जो कि कहती हैं कि नेतन्याहू सॉफ्ट है, नेतन्याहू के पास रियल सोल्यूशन नहीं है देश को बचाने का। अब आप इजरायल के नए प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लीजिए। नेफ्ताली बेनेट इजरायल डिफेंस फोर्सेज में कमांडो रह चुके हैं। साल 2006 में बेनेट को नेतन्याहू ही राजनीति में लेकर आए थे। नेफ्ताली नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। नेतन्याहू की सरकार में नेफ्ताली बेनेट इजरायल के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 से 2020 के बीच वो इजरायल के रक्षा मंत्री थे। यानी जो बेनेट कभी नेतन्याहू के साथ थे और उनका हाथ पकड़कर राजनीति में आए थे, अब वही नेफ्ताली बेनेट नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों के किंग मेकर बन चुके हैं। इजरायल में नई सरकार बनने के बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है, क्योंकि वहां अगले कुछ दिनों में 8 दलों के गठबंधन वाली सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजरायल और भारत की दोस्ती बीते 7 सालों में बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक हैं इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू। बीते कुछ सालों में भारत इजरायल के बीच व्यापार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। अब इजरायल में गठबंधन की मिली जुली सरकार बनने जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब भारत और इजरायल के संबंध अब कैसे होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की ये तस्वीरें भले ही पुरानी हो। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu. लेकिन दोस्ती में नयापन अभी भी है। वक्त वक्त पर दोनों की दोस्ती के अलग अलग रंग सामने आते रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती और उनकी वर्ल्ड लीडर वाली छवि को 2019 के चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की थी। तब इजरायल में आम चुनाव होने वाले थे। पीएम मोदी और नेतन्याहू के साथ वाले पोस्टर इजरायल के शहरों में लगे थे। अब इजरायल की राजनीति बदलने वाली है, वहां की सत्ता बदलने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब इजरायल और भारत के बीच आगे के संबंध कैसे होंगे।
क्या इजरायल और भारत के बीच दोस्ती पहले जैसी ही होगी या फिर इजरायल और भारत के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी? क्या नेतन्याहू की ही तरह इंडिया के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे बेनेट? इन सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले नेफ्ताली बेनेट का भारत के प्रति क्या रुख रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की तरह ही बेनेट भारत से काफी घनिष्ठ संबंध बनाकर रखना चाहते हैं और वो भारत के बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं। बेनेट 2013 में भारत के दौरे पर भी आ चुके हैं। उस वक्त वो इजरायल के वित्त मंत्री थे। तब बेनेट ने कहा था कि वो भारत और इजरायल के बीच व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। बेनेट राइट विंग विचारधारा के माने जाते हैं। भारत में मोदी सरकार भी राइट विंग विचारधारा की ही मानी जाती है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि बेनेट के आने से इजरायल और भारत के बीच संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नेतन्याहू से मोदी के बड़े ही करीबी रिश्ते थे, एकदम भाईचारा था, गले मिलते थे, ऑल दैट। लेकिन ये सब जो है, ये सब राजनीति में क्या बल्कि ये कूटनीति में तो ये सब ऑप्टिक्स होता है, ये पोस्चरिंग होती है। काम वही होता है जो आपके और दूसरे देश के बीच में राष्ट्रीय हित जहाँ मिलते हैं वही काम होता है। और सभी सरकारों की नीतियाँ भारत के साथ कमोबेश पिछले 50 साल में एक ही रही है, बल्कि भारत के साथ बढ़ी ही है। जब 1977 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, उसके बाद इजराइल के साथ हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ ही हुई है। हालांकि एक हकीकत तो ये भी है कि मोदी और नेतन्याहू के बीच जैसी दोस्ती थी वैसी दोस्ती मोदी और बेनेट के बीच नहीं दिखेगी। मौजूदा समय में भारत और इजरायल के बीच कई क्षेत्रों में समझौता है। इनमें व्यापार, रक्षा और कृषि मुख्य रूप से शामिल है। अब देखना होगा कि इजरायल के नए प्रधानमंत्री बेनेट भारत से दोस्ती को अलग पहचान देंगे या फिर नेतन्याहू के ही नक्शे कदम पर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और इजरायल के बीच कितने हजार करोड़ का व्यापार होता है आपको ये बताते हैं। वित्त वर्ष की बात करें, भारत से इजरायल को 23,807 करोड़ का निर्यात हुआ। इजरायल से भारत में 11,296 करोड़ का आयात किया गया। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार है 35,106 करोड़। 2009 से 2018 तक दोनों के बीच करीब 51,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ, जो रूस और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत और इजरायल की दोस्ती का एक और कनेक्शन भी है। ये कनेक्शन है मणिपुर से। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर। मणिपुर में बिनेई मेनाशे समुदाय के 10,000 से ज्यादा यहूदी लोग रहते हैं, जो अक्सर इजरायल जाते रहते हैं। आपको दिखाते हैं इजरायल इंडिया का ये पौराणिक रिश्ता। ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच रहे हैं। तस्वीरें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, लेकिन इनके पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर भारत का नहीं बल्कि इजरायल के स्वतंत्रता दिवस का जिक्र है। और पोस्टर के नीचे जो लाइन लिखी है वो भी हैरान करने वाली है। पोस्टर पर लिखा है आवर लैंड वेयर वी बिलोंग, मतलब हमारी जमीन जहां से हमारा रिश्ता है। मणिपुर के लोगों का इजरायल से कनेक्शन, ये सच है। दरअसल मणिपुर में बिनेई मेनाशे समुदाय के लोग रहते हैं। इनका दावा है कि इन लोगों के पूर्वज इजरायल के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बिनेई मेनाशे इजरायल की 12 गोत्रों में से एक है। मणिपुर के अलावा मिजोरम में भी बिनेई मेनाशे समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ इस समुदाय के 10,000 से ज्यादा लोग हैं। पूर्वोत्तर में रहने वाले बिनेई मेनाशे समुदाय का रहन सहन, परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज काफी हद तक इजरायल के यहूदियों से मिलता जुलता है। इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2015 में अपने एक भाषण में पूर्वोत्तर में रहने वाले बिनेई मेनाशे समुदाय का जिक्र भी किया था। בכלל אני חייב להגיד לך שאנחנו מרגישים אמפתיה גדולה, חיבה גדולה לעם ההודי. יש בתוכנו גשר חי של שבט בני מנשה הנפלא, שבניו עלו מהודו לישראל, עולים מהודו לישראל, והם באהבת ישראל, בצניעות מיוחדת, בהתגייסות עצמית מרשימה. जब भी मणिपुर में बिनेई मेनाशे समुदाय के लोग इजरायल जाते हैं तो उनका वहां जबरदस्त स्वागत होता है। 28 मई को मणिपुर से इजरायल जाने के लिए कुछ लोग दिल्ली आए हुए थे। इन यहूदियों को इजरायल की फ्लाइट पकड़नी थी।
लेकिन उससे पहले सभी ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें से 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद बिनई मेनाशे समुदाय से जुड़े 40 लोगों को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। मणिपुर से इजराइल जाने वाले कुछ लोग अब पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको अब शरण दी गई है इस गुरुद्वारे में। क्या हुआ पूरा माजरा वो समझते हैं। मेरे साथ यहाँ पर वो पूरी टीम है, अलंकार जी हैं। मणिपुर से ये लोग लगभग 40 के आसपास थे, जहाँ पे कोरलबाग में किसी होटल में ठहरे हुए थे। एंड वहाँ से रवाना होने से, जैसे आईजी एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले इन लोग ने टेस्ट किए होंगे वहाँ पे, तो उसमें कुछ लोग की आया पॉजिटिव रिपोर्ट्स आया था। हम तो हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, जो भी हमसे पॉसिबल हो रहा है पूरा उनका ध्यान रखा जा रहा है, इस वजह से ये स्वस्थ हो गए और यहाँ से जाएं। इजराइल के कुछ एनजीओ अपने यहाँ की खोई हुई जनजातियों को वापस लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में मणिपुर के बिनई मेनाशे समुदाय के लोगों को भी इजराइल ले जाया जाता है। इस समुदाय के लोग भी इजराइल जाकर बसना चाहते हैं। ये मानते हैं कि इनके पूर्वज वहाँ के हैं और वे अपनी जमीन पर लौटना चाहते हैं। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ देश हित में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.